गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया है और हम लोगों ने अपने बाल भारती पुस्तिका से कविताएं, रचना विभाग, पाठ ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नया लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम रचना विभाग पढ़ेंगे और रचना विभाग से हम लोग पत्र पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि औपचारिक पत्र क्या होता है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र हम पढ़ चुके हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि इन पत्रों को किनको लिखा जाता है या किन्हें लिखा जाता है। जैसे अनौपचारिक पत्र हम अपने सभी संबंधियों को लिखते हैं, तो वही औपचारिक पत्र हम कार्यालय, व्यवसाय या जहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वहाँ पर हम औपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय में संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। अब औपचारिक पत्र का हमारे जो प्रतिदिन के इसमें महत्व क्या है वो हम देखेंगे। हमारे प्रतिदिन दिनचर्या में क्या महत्व है औपचारिक पत्र का वो हम समझेंगे। आज के अति व्यस्त युग में पत्र लेखन का महत्व अधिक बढ़ गया है। आज के युग में मानव को अनेक व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संबंध साधना पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर वह स्वयं तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पत्र बहुत ही उत्तम है। समय जो चला गया और हम लोग को पता है कि अब आज हम लोगों ने बहुत सारी तकनीकियों से संबंध जोड़ लिए हैं, लेकिन पत्र एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम अपने मन के भावों को लिख कर जो सामने वाला व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो पत्र का महत्व न कम हुआ था और न कदम कम होगा। अब हम एक व्यक्ति अनेक लोगों से जो संबंध बनाते हैं या जिनसे संपर्क रखते हैं, हर जगह हमारा जाना तो संभव नहीं है। इसलिए हम पत्रों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी साइन होती है, वहाँ पे हमारी हस्ताक्षर होती है, हमारा नाम होता है, उसके द्वारा जो भी हमें कहना है वह अपनी बातों को हम सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है जितना कभी पिछले समय में था, और आने वाले समय में भी पत्र का महत्व कभी कम नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला हम देखते हैं, मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं उन्हें हम कम शब्दों में लिखकर दिखा सकते हैं। स्पष्टता, स्पष्ट मतलब हम जो भी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे समझ में ही नहीं आए। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि वो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है आपके पत्र को, उसे आसानी से वह समझ में आ जाए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। हमारी भाषा सरल भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, स्वाभाविक भी होनी चाहिए। मतलब हम किसी भी प्रकार की भाषा का उपयोग वहाँ पे नहीं कर सकते, हमें सोच समझ के भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह औपचारिक पत्र है। औपचारिकता हमें वहाँ पे दिखाना ही होता है। अनौपचारिक में आप अपने छोटे बड़ों के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में हमारी भाषा सरल भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए और स्वाभाविक भी होनी चाहिए। पत्र की भाषा में स्पष्टता झलकनी चाहिए। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। मतलब हमें औपचारिक पत्र में कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिखना है तो उसमें से बढ़ाते जाओ, हमें वही बातें लिखनी है जो हमारी जो बात है उसको वहाँ पे दिखाए, ना कि किसी भी तरह से उसको कुछ भी बात डाल के बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। प्रत्येक पत्र अपने कथन में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए। अर्थात जो हम लोग पत्र जिसको लिख रहे हैं उसे इतने अच्छे से पत्र लिखा हुआ होना चाहिए कि हमें वह पत्र सामने वाले को समझाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो, या जो भी हमारे पत्र को पढ़ रहा है उसे वह आसानी से समझ में
आ जाए। अतः हमें इन सब विशेषताओं पे ध्यान देने की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन प्रकार इसके हैं, जो मुख्य प्रकार हैं, उसमें प्रार्थना पत्र आता है, कार्यालय पत्र आता है और व्यावसायिक पत्र आता है। प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखा जाता है। यह पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिखा जा सकता है। दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र का कार्यालयी पत्र, मतलब जो हम लोग कार्यालय वगैरह में भेजते हैं, जैसे सरकारी लोगों जो लोग हैं उनसे जो संबंधित पत्र रहता है उसे हम कार्यालयी पत्र बोलते हैं। जैसे जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल तथा कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। तीसरा प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक पत्र। हमारे दिन ब दिन जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमें व्यवसाय से संबंधित भी बहुत सारे पत्र लिखने पड़ते हैं। तो उस पत्र में भी हम किनका समावेश करते हैं उसे देखते हैं बच्चों। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि औपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं और उनमें किन किन विभागों का समावेश होता है। अगला देखेंगे हम कि इसके अंग कितने हैं। तो अंग बोलो या प्रारूप बोलो, मैं आपको प्रारूप भी अभी आगे दिखाने वाली हूँ। मतलब औपचारिक पत्र लिखने का सही तरीका क्या है वह भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, बट उससे पहले हम देखते हैं कि अंग कितने होते हैं। हमें जैसा पता है कि हमें सेवा में लिख के ही शुरुआत करना होता है, विषय होना चाहिए, वहाँ पे संबोधन होना चाहिए। संबोधन मतलब जिसको भी हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे शिष्टाचार दिखना चाहिए, महोदय, महोदया ऐसा लिख के, हम माननीय ऐसा लिख के हमें वह पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। विषय वस्तु मतलब जो भी हम लोग परिच्छेद वहाँ पे लिख रहे हैं, एक परिच्छेद है, 2 परिच्छेद है, या कभी कभी 3 भी हो जाता है। तो जो पहला परिच्छेद है उसमें हमें क्या करना है, जो हम किस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसको लिखना है। दूसरे परिच्छेद में हमें उससे थोड़ा और उसके बारे में बताना चाहिए, और तीसरे परिच्छेद में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस जो भी व्यक्ति को हम लिख रहे हैं वो हमारे लिए क्या समाधान कर रहे हैं उस चीज़ को हमें दिखाना चाहिए। जैसे विषय वस्तु जो उसमें पहला परिच्छेद है जो उसमें क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ करेंगे और अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे। और कभी अगर हम 2 ही तरह का लिख रहे हैं तो दूसरे अनुच्छेद में क्या लिखेंगे, आपसे विनम्र निवेदन है, लिखकर उनसे क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं उसे लिखें। उसके बाद हस्ताक्षर व नाम आएगा, और उसके बाद प्रेषक मतलब जो लिखने वाला है, और प्रति मतलब जिसके प्रति हम लिखते हैं। प्रेषक का पता मतलब हमारा पता, ये सब आएगा। दिनांक कभी कभी आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। और साथ में हम ईमेल आईडी भी डालते हैं। इसका पूरा अच्छे से प्रारूप हम लोग देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे टिप्पणी भी आपको दी गई है कि पत्र लेखन में अब लिफाफे पर पत्र भेजने वाले, जैसे प्रेषक, हमारा पता लिखने की प्रथा है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या ऐड करते हैं, ईमेल में लिफाफा नहीं होता है, अतः अब हम पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है, मतलब उम्मीद की जाती है। पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, यहाँ पे हम दिनांक लिखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, किसके प्रति लिख रहे हैं वो आएगा, फिर विषय क्या है वो आएगा आपका ब्रैकेट में ऐसा कोष्टक में, फिर संदर्भ मतलब किस संदर्भ में लिख रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो विषय लिखा है तो संदर्भ का इतना जरूरत नहीं है। महोदय करके हम संबोधन करते हैं जिसे भी लिख रहे हैं। विषय विवेचन मतलब हम कितना पैराग्राफ लिखते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आप 2 से 3 पैरा तक कोशिश कीजिए कि अपनी बातों को रखिए। पहले पैरा में आप क्या बोलना चाहते हैं, कि आपकी परेशानी क्या है, दूसरे में उसको थोड़ा सा और विस्तार पर, मतलब उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है, आपके जो मोहल्ले में, आपके एरिया में जो लोग हैं उन्हें कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमें इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात, हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की कि जिसे भी हम लिख रहे हैं पत्र, वह पत्र
में हम लोगों ने उनसे क्या उम्मीद की है, हमें क्या चाहिए, उनसे समाधान क्या चाहिए, उस बात का हम तीसरे परिच्छेद में उल्लेख करना नहीं भूलेंगे। या तो अगर आप दो ही परिच्छेद यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो पहले में आपकी परेशानी और उससे कितनों को परेशानी हो रही है वह विषय पूरा ला दीजिए, और दूसरे परिच्छेद में आप उसका क्या समाधान किया जा सकता है वह आप सामने वाले जो अधिकारी है या प्रधानाचार्य जिसको भी आप लिख रहे हैं विषय किससे संबंधित, उनका उनका उल्लेख यहाँ पर दिखना चाहिए। भवदी अगर लड़के या पुरुष है तो भवदी लिखेंगे, अगर कोई महिला है या सॉरी यहाँ पे लड़के या कोई पुरुष है तो यहाँ पे अगर कोई महिला या कोई छात्रा लिख रही है या कोई लड़की लिख रही है तो वो क्या लिखेंगे, भवतिया। हस्ताक्षर मतलब अपना सिग्नेचर यहाँ पर आएगा, नाम आएगा, हमारा पूरा पता आएगा, और अभी मैंने आपको बोला है जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर ईमेल आईडी भी आनी चाहिए। अब ये तो हो गया प्रारूप की बात। प्रारूप मतलब हम लोग जो किस तरह से, अगर ये आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि हाँ इस तरह से प्रारूप होना चाहिए, तो यकीन मानिए यहाँ पर जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है सब पे आधा आधा अंक है। और अगर आधा आधा अंक भी आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको ये 5 नंबर के लिए आता है। एक औपचारिक पत्र आएगा और एक अनौपचारिक पत्र आएगा परीक्षा में, और उसमें से कोई एक ही आपको करना होता है। तो अगर आपने इसका प्रारूप अच्छे से ध्यान में रखा है, फिर वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, दोनों को ही आप कोई भी एक प्रकार अच्छे से आप लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब आता रहता है, लेकिन वहाँ पे हमें अपना समय, जो मूल्यवान समय है परीक्षा का समय, उसे खराब नहीं करना चाहिए। जो भी अच्छी से बहुत आता है उसके ऊपर ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो था हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप हो गया है। इसे हमें अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं तो इसमें हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हम आसानी से कोई भी विषय जो आता है उसके ऊपर हम जो जिसे हम बोलते हैं औपचारिक पत्र वह लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको यह आपकी परीक्षा में आ गया है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक औपचारिक पत्र लिखिए। उसका विषय भी आपको दिया हुआ है, A92 दिव्य लोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से साहिल देश पांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। मतलब यहाँ पे जो सुभाष चौक, जो ये सब आप पता देख रहे हैं वो किसका है, साहिल देश पांडे जी का है। और ये कहाँ रहते हैं, पुणे में रहते हैं। इन जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों की अनियंत्रित मतलब बिना किसी रोकथाम के वहाँ पे कटाई की जा रही है। अब उससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, यह सब सोच के वह अपने उसी एरिया में, अपने उसी पुणे जहाँ पर हैं वो, उधर पे ही वो जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर उन्हें अवगत कराते हैं कि हमारे पुणे में ये सब क्या हो रहा है। और उससे लिखने के लिए आप जो प्रारूप अभी पढ़े हो अनौपचारिक पत्र का, उसी तरीके से हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए वहाँ पे आपको पता वगैरह सब दिया था। कभी कभी ऐसा होता है बेटा औपचारिक पत्र में बच्चों कि हम पता रहेगा तो हम आसानी से जो ऊपर पता दिया हुआ है वो हमारा रहता है, फिर उसके बाद का हम जिसे लिख रहे हैं वो, और उसमें बीच में देखो परेशानी क्या है वो विषय भी आता है, तो हम आराम से वो सब कॉपी करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर पता नहीं दिया है और आपको सिर्फ विषय ही दिया है, ऐसे पत्र भी आते हैं औपचारिक में जिसका मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो उसमें हमें कैसे ध्यान देना चाहिए कि अगर जैसे शुरुआत में क्या विषय है, क्या परेशानी है, उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिसे लिखना है उसका पता भी आपको अपने मन से लिखना है। जैसे आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, और अपना खुद का पता नीचे ऐड करना पड़ेगा। और उस तरह से आप औपचारिक पत्र का प्रारूप एकदम सही तरीके से देखेंगे तो उसमें सारे फिट हो जाते हैं और हम लिख सकते हैं उसको। लेकिन अगर पता दिया हुआ है तो वहाँ पे हमें अपने मन से अपना पता या किसी और का पता नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके जो नंबर है, अंक है, वो कट कर दिए जाएंगे। तो बिना मतलब जो है उससे परेशानी नहीं बढ़ानी है। हमें क्या करना है, जैसा प्रश्न या जैसा विषय वहाँ पे दिया हुआ है पत्र लिखने के लिए, उसके हिसाब से, उसके अनुरूप, उसके हिसाब से हमें अपना जो पता है, ये सब है, विषय है, ये सब अच्छे से लिख कर उस पत्र को कंप्लीट करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने अपने मन से डाल दिया और पता दिया हुआ है तो टीचर जो है, शिक्षिका जो है, जो आपके अध्यापक है, वो आपके अंक कट कर देंगे, क्योंकि यह बोर्ड रूल है कि अगर दिया है तो आपको वही चीज़ फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं। वहाँ पे आपने देखा मैंने बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको डेट मिलेगा, तो डेट है यहाँ पर आप देखा
8 जुलाई 2018 दिनांक मिल गया आपको। फिर हम किसे लिख रहे थे? जिलाधिकारी जिलाधीश महोदय को। तो सेवा में जिलाधीश महोदय पुणे 41100003। कहाँ है ये? पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो वह भी आप लिख सकते हो। इवन जहाँ पे लिख रहे हो देखो यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डाला गया है, तो ये भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें पता होना चाहिए पिन कोड, एड्रेस जो भी दिया हुआ रहता है। नहीं तो जो आपको पता आएगा उसमें ऑलरेडी ये सब दिया रहता है। विषय क्या था? पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, मतलब बिना रोकथाम के पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने संबोधित किया है, जो अधिकारी महोदय हैं उन्हें, जो जिलाधीश महोदय हैं उनको क्या बोला है संबोधन में? श्रीमान जी। वो पत्र में बोलते हैं कि हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे अनियंत्रित रूप से कटाई की जा रही है, और हम या मैं उधर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए हैं उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। ये सारी जो परेशानियां हैं उनके नगर में, वह देखो एक एक करके इन्होंने एक एक नीचे करके उसको जो जिलाधीश महोदय हैं उन्हें बता रहे हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मतलब परेशानी क्या हुई उस चीज़ को भी देखिए दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने दिखाया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको साथ में भी अगर ऐड कर देते हैं तो भी यह चलेगा, इसमें आपका अंक नहीं कट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो परेशानी है उसको दिखाया गया है। उसके बाद अब एक्शन लेने की बात आती है कि मतलब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए उन्होंने फिर से बोला है, मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दें। मतलब आप क्या समाधान चाहते हैं? सामने वाला जो व्यक्ति, जैसे जिलाधीश महोदय आपके जो सामने हैं, उनसे आप क्या समाधान चाहते हैं कि आपकी जो परेशानी है उसका क्या समाधान मिले? तो उस समाधान के लिए आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे अनुरोध या प्रार्थना है, तो यह भी आपका एक प्रकार का औपचारिक पत्र ही है। इस औपचारिक पत्र का उदाहरण ही आप देख रहे हैं। फिर धन्यवाद सहित या सिर्फ धन्यवाद लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रार्थी, प्रार्थी मतलब जो प्रार्थना करने वाला है या करने वाली है। साहिल देश पांडे, A92 दिव्य लोक, आपका पूरा पता आएगा यहाँ पे। सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे 411006 xyz@capitalabc.com। तो आपका ये ईमेल आईडी भी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको नए पैटर्न के हिसाब से पता है कि हमें ईमेल आईडी भी डालना होता है प्रारूप में। तो अगर आपको 5 अंक के लिए आता है ये पत्र, अगर आपने सिस्टमेटिक लिखा है तो 4.5 नंबर तो कहीं नहीं गया है, और अगर बहुत अच्छे से लिखा है तो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आपके लिखने के ऊपर निर्भर करता है कि आपने शब्दों का चयन कैसे किया है। इसलिए हो सके तो अच्छे, स्पष्ट और सरल शब्दों का चयन कीजिए, जिससे जो भी आपके पत्र को पढ़े उसे समझने में आसानी हो, और आपका जो उनसे अनुरोध है, आपका जो उनकी तरफ या जो भी आप लिख रहे हैं उसकी तरफ उनको ध्यान आकर्षित करने में वह आसानी हो। तो इस तरह से हम अगर औपचारिक पत्र का यह प्रारूप फॉलो करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारा जो पत्र लेखन है वह बहुत ही आसान बन सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पत्र लिखना चाहिए, क्या विशेषताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, किन्हें लिखा जाता है, ये सब हम आज के इस औपचारिक पत्र में पढ़ चुके हैं। अब अगला हम देखेंगे कि अगर आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। स्वाध्याय देखते हैं हम लोग, जिसे हम अभ्यास भी कहते हैं। चलिए, मैंने आपको यहाँ पे 4 पत्र दिए हैं और चारों ही बहुत आसान है। मैंने आपको बोला था, देखिए बिना पता का भी आएगा तो आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिना पता का आप कैसे लिखोगे, और अगर पता है तो आपको तो बहुत आसान लगा। जैसे यहाँ पे देखिए पता दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं, प्रधानाध्यापक को अपनी बीमारी के संबंध में पत्र लिखिए। आप अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल जी को आप
के साथ आपको कुछ बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे, उसके लिए आप उन्हें अवगत कराने के लिए पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पे आपके स्कूल का पूरा ऐसा पत्र आएगा, माननीय महोदय ऐसा करके आप संबोधन कर सकते हैं, और आपकी क्या परेशानी है उसे 1 से 2 अनुच्छेद में करके पूरा प्रारूप जो दिया गया था उसे अच्छे से फॉलो करके यह पत्र लिख सकते हैं। दूसरा है बुक सेंटर से कुछ पुस्तकें मंगाने के लिए पत्र लिखिए। तो यह भी आसान है कि आपके जो अगल बगल बुक सेंटर कोई रहेगा उसका पता डालकर आप कितनी पुस्तकें मंगानी है उसकी एक अच्छी सी लिस्ट सूची बना लीजिए, और कितनी पुस्तक उसका लेखन किसने किया है, और भी जो उसमें ज़रूरी बातें हैं वह सब लिख कर एक सूची बनाकर आप बुक सेंटर से पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो इस तरह से बुक सेंटर का पता और आपका पता आएगा नीचे, और इस तरह से बुक सेंटर से पुस्तकें मंगाने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शिकायत पत्र। मतलब आपके मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, कुछ गंदगी है, तो वहाँ पे आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। चौथा प्रकार में आपको देखिए पत्र का पूरा अच्छे से पता दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका पता है, और अधिकारी जो है यहाँ पर नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको भी पेयजल की जो आपूर्ति हो रही है, जिनका नाम है अरुण पाठक जी, तो वह इस पते का उपयोग करके और औपचारिक पत्र के प्रारूप का उपयोग करके यह पत्र बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने औपचारिक पत्र में देखा कि किस तरह से पत्र लिखना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल सटीक सुंदर, और जिससे हम अपने मन के भावों को बहुत ही आराम से सामने वाले व्यक्ति को बता सके। और जितने भी उसके अंग हम लोगों ने पढ़े, या उसका प्रारूप हो, उसकी विशेषता हो, या कितने प्रकार हैं, सबकी जानकारी आज हम औपचारिक पत्र में से संबंधित सबकी जानकारी आज हम लोगों ने प्राप्त की। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हमें पत्र लिखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में मिल सके। तो यह था अपना औपचारिक पत्र का वीडियो आज, इसमें हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम फिर से नए विषय के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।